तो ये सेक्शन में क्या है? It's for professional and qualification and varieties. Okay. तो guys, ये सेक्शन में ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन कर दिया था। क्या कर दिया था कि 194C में आप लोग क्या पढ़े थे? कॉन्ट्रैक्ट, राइट? 194C में हम लोग क्या पढ़े थे? कॉन्ट्रैक्ट था। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्या प्रॉब्लम था कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट 194C में नहीं आ रहा है। दुनिया में हर चीज कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट हर एक कॉन्ट्रैक्ट 194C में नहीं आता है। बट ये सर आप लोग अच्छा, तो गैस समझ में आया आप लोग को? फिर क्या बोल रहा हूँ? तो उस दिन हम लोग को क्या बोला गया था? उस दिन हम लोग को बोला गया था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। याद आ रहा है आपको? 194C जब डिस्कस कीजिए तब ये सब बात बोला दिखागा आपको। कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए क्या रहता हो? डिग्री या डिप्लोमा का अगर आपके पास रिक्वायर्ड है तो उस केस में आपका 194C में 194C में सर बहुत लो आ रहा है आवाज, एकदम कुछ नहीं सुन पा रहा है। दो तीन क्लास पहले का ठीक है, बात को स्टार्ट कर सकते हो। अरे मेरा भी आवाज काफी मेरा प्रॉब्लम है, इंटरनेट का प्रॉब्लम। और ऐसा सर एक क्लास बोलने के मैं सारा क्लास दो वर्षन में पूरा बॉडी डाउन मेरा फुल है, वॉल्यूम फुल है, लेकिन पूरा डाउन है। हेलो 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 हेलो। हेलो, हाँ बोलो भाई। हाँ उसका ठीक है सर। आ जाए अब। इससे कनेक्ट कर लेते अच्छा, 184J के ऊपर हम लोग डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं जब 184C पढ़ रहे। क्या डिस्कशन था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है। जैसे कि आप इंजीनियर हो और आपको एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, है तो ये कॉन्ट्रैक्ट थी, है तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको करना क्या होगा? ब्रिज का नक्शा बनाना होगा, आपको जो जो ब्लूप्रिंट करना है वो करना होगा। पैसा कौन देगा? जो ब्रिज का बनाने का जो ऑर्गेनाइजर है, गवर्नमेंट है, वो देगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंजीनियर के साथ गवर्नमेंट का, ये कौन सा सिस्टम में आना चाहिए? 194C को 194J। क्यों जे में आना चाहिए? क्योंकि इंजीनियर के पास डिग्री जरूरी था।
आप ऐसा रोड का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो विदाउट डिग्री? बताओ पहले कि आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए आपके पास, कम से कम हो पाएगा, हाँ या ना? तो अगर आप कोई प्रोफेशनल काम में एंट्री करना चाहते हो जिसके लिए आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट का जरूरी होता है, वो सब किस सेक्शन में आएगा? 194 जे में आएगा। सपोज मान लो हम आप लोग कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ने लगते हैं, क्या पढ़ा रहे हो? टैली सिखा रहे हो, एक्सेल सिखा रहे हो, कोई स्कूल में जाकर सिखा रहे हो और पार्ट टाइम बेसिस से सिखा रहे हो, आपको आवरली बेसिस से पैसा मिल रहा है। तो आप लोग बता दो, अगर स्कूल वालों को टीडीएस काटने का मन हो तो कौन सा सेक्शन में टीडीएस काटेगा? हो तो कॉन्ट्रैक्ट ही रहा है आपके साथ। आपके साथ क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि आप इतना घंटा आके स्कूल में पढ़ाओगे, पर कौन सा सेक्शन टीडीएस काटेगा? 194 जे की 194 सी 194 जे। क्यों? क्योंकि आप स्कूल में पढ़ा पा रहे हो कोई सर्टिफिकेट के वजह से। क्लियर होने वाला पार्ट? तो 194 जे में क्या आएगा? डॉक्टर आएगा? आएगा नहीं आएगा? अच्छा, आईपीएल के इतना जो फ्रेंचाइजी के जो प्लेयर है, ये परमानेंट प्लेयर है? कुछ कुछ प्लेयर को छोड़ के, जैसे विराट कोहली बेंगलोर छोड़ के कोई दूसरा टीम में खेला है? आई डोंट थिंक सो। धोनी चेन्नई के छोड़े कोई दूसरे से गया है? एक बार गया था, पुणे में गया था, वो भी तो पुणे तो उसका ही तो वर्टिकली था उसका। एनीवे, तो गाइस क्या ये लोग एम्प्लॉई है फ्रेंचाइजी का कि कॉन्ट्रैक्ट है इन लोग के साथ? तो कल एक बंदा खेल रहा था, क्या नाम था उसका, भूल गए हम, राजस्थान की तरफ से बॉलिंग कर रहा था सर, और 1 करोड़ में उसको खरीदा गया था। तो ये भाई से बोला तो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है, कुछ नया पास बोला था, ठीक है? तुम उसको पैसा लगाए थे? नहीं लगाया था, विकेट लिया था भाई साहब, ठीक है? अच्छा, तो ग्रैंड में था, तो ग्रैंड लीग में था वो। अच्छा, तो अंडरस्टूड कर लिया तो उस प्लेयर को 1 करोड़ रुपए से खरीदा उस प्लेयर को। 1 करोड़ की बोल रहा था, उसमें बोल रहा था कुछ, उसके घर में टीवी नहीं है, ये नहीं है, पापा रिक्शा चलाता है करके। क्या था चीज? सच में ऐसा होता है कि स्टोरी बनाया जाता है? अच्छा, ये सब ऐसी ही है। ये तो करोड़पति बन गया ना लोगों की, बढ़िया है। चलो, आईपीएल ऐसा टैलेंट भर भर के दे रहा है। तो गाइज, इन लोगों को टीडीएस काटता है, क्रिस गेल का टीडीएस काटता है। क्रिस गेल फ्री में मिलता है क्या कि लेता है कोई उसको? देखिए, जो भी एक क्रिस गेल का टीडीएस काटा जाता है, जवाब चाहिए मुझे, हाँ या ना? फ्री में खेलता है क्रिस गेल? होता है। अच्छा, वो क्रिस मॉरिस द हाईएस्ट पेड प्लेयर ना इस बार आईपीएल का, तो टीडीएस काटा है उसका? कौन सा सेक्शन में काटा है? 194 जे कि 194 सी, किसी और सेक्शन में? क्या बोला? क्रिस मॉरिस इंडियन है? एक सेकंड, क्या क्रिस मॉरिस इंडियन है? साउथ अफ्रीका है ना? तो 194 जे कैसे बोल रहे हो? ये देसी लोग के लिए है, विदेशी लोग के लिए अलग सेक्शन होता है, वो 194 ई होता है। तो मेरा सिंपल सा बात है, आईपीएल का हर एक स्टाफ, अंपायर बोलो, टीवी अंपायर बोलो, प्लेयर्स बोलो, और जो फ्रांसीसी सपोर्ट जो लोग दे रहे हैं, ये सब तो कॉन्ट्रैक्ट पे है ना, कोई एम्प्लॉय तो नहीं है किसी का ना। तो इन लोग को जब पैसा मिल रहा है तो टीडीएस तो काट के ही मिलेगा पैसा। तो कौन सा सेक्शन में काटा, मतलब कौन सा डिडक्ट होना चाहिए? क्या ये लोग सब प्रोफेशनल प्लेयर है? कोई सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा दरकार था इन लोग का? आई थिंक दरकार है। आईपीएल में पार्टिसिपेट करने के लिए आई थिंक आपको स्टेट लेवल का एटलीस्ट मैच खेलना है, डोमेस्टिक क्रिकेट में नेशनल खेलना है। तुम ऐसे ही मतलब मत बोलो कि हम बड़ा क्रिकेट के चैंपियन है, हर मैच मेरा सेंचुरी, ऐसा करके जा सकता है ऐसे ऑप्शन में? केस होता है ना। तो दैट इज ए क्वालिफिकेशन। कि आप रणजी खेल के आए हो, तो रणजी खेलना भी तो क्वालिफिकेशन ही होता है ना, सर्टिफाई करता है ना कि आप नेशनल को, मतलब टीम को, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। रणजी तो स्टेट पार्टिसिपेट होता है, स्टेट से पार्टिसिपेशन किया जाता है। तो गाइस, ये सब सेक्शन से 194 जे में जाएगा, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ था, बट जाएगा वहां पे ये 194 जे में जाएगा। तो जो जो कॉन्ट्रैक्ट में डिग्री, डिप्लोमा दरकार था, वो सारा किसमें आ गया हम लोग का? 194 जे में आ गया। तो प्रोविजन अलग है, सेक्शन अलग है, तो प्रोविजन भी अलग होगा। अच्छा, नंबर 2 ये है, और एक लाइन लिखा हम लोग रॉयल्टी, ठीक है ना, रॉयल्टीज। अब ये रॉयल्टी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टीज? ऑनलाइन वाला आवाज आ रहा है तो मेरा? यस सर, आ रहा है। यस, आवाज क्लियर है तो? हाँ जी, तो रॉयल्टी का मतलब क्या है बोलो? रॉयल्टी का मतलब क्या है बोलो? कोई गाना, रॉयल्टी क्या है? गाना.com में गाना अपलोड कर दूं?
तो रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी क्या है? वाह, तुम तो भाई दुबई में ही चले जाओ, ठीक है। रॉयल्टी दुबई, इंडिया में नहीं है। अच्छा, और ब्रांड के नाम पे कोई अगर साइट खोल लेता है, ब्रांड को वो देता है। अच्छा, आंसर फिर भी सही नहीं है। जैसे जावेद अभी का खोल दिया तो उसका नाम पे थोड़ी ना जावेद, वो तो एग्जाम्पल है, तो मीनिंग बता। वही तो बता रहा है। जावेद अभी मीनिंग है, उनको पैसा मिलता है उसके नाम पे, वही तो जावेद अभी को मैं पैसे क्यों? उसके ब्रांड दो, ब्रांड बोलो सर। का प्रोडक्ट और सर्विस यूज करके अगर इनकम होता है हाँ, उसके ऊपर रॉयल्टी देना पड़ता है। अच्छा, श्रुति मैडम बोलो, रॉयल्टी क्या है? किसी का आंसर करेक्ट नहीं है। एग्जैक्ट आंसर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भाड़े पे देने पे जो पैसा मिलता है वो होता है रॉयल्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब ब्रांड वैल्यू, ओके, मतलब आपका कॉपीराइट, मतलब आपका पेटेंट, ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी का ब्रांड बनाना, विराट कोहली जो अपना ब्रांड बनाया वो कैसे बना? कहीं से खरीद के लेके आया कि अपने आप बना? सचिन तेंदुलकर ब्रांड कैसे बना? अपने आप बनाया। ये उसका राइट है ना, उसका प्रॉपर्टी है ना, तो दिस इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, किसी का शाहरुख खान का ब्रांड वैल्यू कितना है कैसे पता चलता है? तो शाहरुख खान का नेटवर्थ अलग है, 4000 करोड़ से ऊपर। इज हाईएस्ट पेड, आई मीन हाईएस्ट पेड नहीं, रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का टॉप 10 करोड़ तो शाहरुख खान उसमें आ जाता है। तो ये उनका मार्केट वैल्यू, ये ब्रांड वैल्यू को बात कर, मतलब शाहरुख खान नाम का वैल्यू कितना देता है, ये कौन डिसाइड करता है? उसका फैन डिसाइड करता है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है? कि उसका खुद का मेहनत डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया बच्चन साहब का ब्रांड वैल्यू 7 करोड़ रुपए, कहीं भी बच्चन साहब को यूज करो 7 करोड़ एटलीस्ट सबको देना ही पड़ता है, ये उनका ब्रांड वैल्यू है। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसको बेच देना तो सेल हो गया, लेकिन ना बेच के इसको अगर आप भाड़े पे दे रहे हो तो लोग आपको क्या देगा? रेंट देगा। तो वो जो पैसा आपको लोग दे रहा है किस लिए दे रहा है? आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। उसी को हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। जो पैसा आपको मिलेगा दैट इज अ रॉयल्टी। तो गाना वाना जो बोल रहे हो तो गाना का जो कॉपीराइट होता है ये बात हो। आर्टिस्टिक वर्क पे जैसे कि पेंटिंग हो गया, ड्राइंग्स हो गया, सिंगिंग हो गया, डांस हो गया, इस सब में होता है कॉपीराइट। इसे देखना सी बोल के एक सर्कल के अंदर आता है, कोई भी म्यूजिक कैसेट एंड सीडीज या कोई भी ब्रांड का लोगों के नीचे देखना सी बोल के आता है, सबका सब में आएगा। तो सी बोल के सी मतलब ऑल कॉपीराइट रिजर्व बोल के ऐसा ऑप्शन आता है। तो आर्टिस्टिक वर्क के ऊपर होता है कॉपीराइट। साइंटिफिक किसके ऊपर होता है? पेटेंट। फुंगसुक वांगडू नाम तो सुना ही होगा, 400 सुपर पेटेंट है, मतलब जो फॉर्मूला वो खुद सोचा है अगर उस फॉर्मूला को और यूज कर रहा है तो फुंगसुक भाषा को पैसा देना होगा, तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। ब्रांड वैल्यू, आईसीए इज अ ब्रांड, केएफसी इज अ ब्रांड, डोमिनोज इज अ ब्रांड। तो ये लोग आपको क्या लगता है केएफसी का जो जितना सारा दुकान है कोलकाता में, कि ये अमेरिका वाला ने खोला है कि मेरे तरफ से तो कोई फ्रेंचाइजी लिया? कौन क्या है फ्रेंचाइजी लिया है? सबवे, क्या सबवे वाला खुद आकर ओपन किया कि फ्रेंचाइजी लिया? फ्रेंचाइजी लिया। जावेद का सेलून का भाई साहब खुद आता है, फ्रेंचाइजी लिया है। तो उसका नाम आप यूज करो, ब्रांडिंग यूज करो, बदले में उसको क्या देना होगा? आपका जितना उसका नाम से आप कमाओगे उससे परसेंटेज आपको देना होगा। किसको देना होगा? ओनर को देना होगा। तो आप जो पैसा पे करोगे उसको क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। गाइस, ब्रांच और फ्रेंचाइजी अलग होता है। एसबीआई का जितना सारा देखते हो ऑफिस वो सब क्या है? उसका ब्रांच है। बट आईसीआई डलहौसी छोड़ के आईसीआई चौरानवे छोड़ के बाकी जितना कोलकाता में आईसीआई उलगड़ा सॉल्ट 100 बजे जितना सारा आईसीआई हावड़ा, दे आर ऑल द फ्रेंचाइजी, दे आर नॉट द ब्रांच। फ्रेंचाइजी मतलब अच्छा ब्रांच मतलब वो मेरा कंट्रोल पे रहेगा, बंदे को हम अपॉइंट करेंगे, सैलरी हम डिसाइड करेंगे, मेरे कंट्रोल में। ब्रांच फ्रेंचाइजी से नहीं होता है। फ्रेंचाइजी क्या होता है? फ्रेंचाइजी होता है कि खाली आप मेरा नाम यूज करो, खाली आप मेरा नाम यूज करो, लेकिन बाकी सारा जो चीज है वो आप डिसाइड करोगे। मतलब स्टाफ कौन रहेगा, उसका सैलरी कितना होगा, आप कौन से दिन ऑफिस ओपन रखोगे, ये सब आपके कंट्रोल पर रहेगा। आप खाली मेरा क्या यूज कर रहे हो? मेरा नाम यूज कर रहे हो। मियो अमोरे जो केक शॉप है बहुत पॉपुलर है,
तो ये फ्रेंचाइजी बेसिस पे होता है, आपको अगर फ्रेंचाइजी लेना है आप ले सकते हो, तो वो सारा चीज प्रोवाइड करेगा, एवरीथिंग, मतलब उसको पैसा देना पड़ेगा, और जितना आप सेल करोगे उसके 15% तुम्हारा है। मतलब आज अगर 10,000 रुपीज तुम सेल करते हो उसके 15% तुम्हारा है, और पूरा साल का एंड होने के बाद एक परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी उसको देना पड़ेगा। क्यों? अगर मिया मोरे केक का दुकान आप खोल रहे हो तो आपको एडवर्टाइजिंग का दरकार नहीं है। दरकार है कि नाम ही काफी है? नाम ही काफी है। मन में सवाल है, जैसे वीडियो को सवाल मन में ही आता है। वीडियो बोल को सकते जैसे आपने केक का शॉप है, ठीक है? हाँ, मैंने को याद है आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो क्या केक को बेचते हैं? क्या चीज? मतलब आपके एक वीडियो को शॉप है, ठीक है? मेरा एक मिया मोरे का शॉप है। ठीक है। अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि आपके नाम पर खोल दूं, और आपको क्या खोल लेंगे? वीडियो को केक का शॉप। अच्छा, मैं मिया मोरे का मालिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ठीक है, फाइन, मतलब एक शॉप खोल लेता हूँ, बिना पूछ के। बिना पूछे। वाह, तो उसके केक को क्या सीन है। केस नहीं, कुछ और होगा। तुम बोला आगे बोलो, ठीक है, तो मेरा नाम को खोल लिया हो, तो तुम्हें भी जेल में डालूंगा, दुकान भी बंद कराऊंगा, और जितना तुम्हारा प्रॉपर्टी है चेक कर लूंगा पहले, सब उसका केस करूंगा। यूज कर सकते हो, करना है तो प्लान करो ना, भूलते ही मत करना। मेरा ठीक है, बोलो। मैं मतलब एक इवेंट करवा रहा हूँ, अपना पर्सनल शादी है, हमारी मिठाई शादी है ना। अच्छा, ये शादी तुम इवेंट करा रहे हो, और अपना शादी में आप ही नाचोगे? वाह, इवेंट मैनेजर, अच्छा, दे दो। तो उसको बोला हूँ ना कि तुम मुझे कोई सेलिब्रिटी को बुला। अच्छा, सेलिब्रिटी को अगर वो बुलाएगा तो वो उसका टीचर काट सकता है, वो भी तो पर्सनल के लिए हाँ, वो सीरियस काटेगा, मैं नहीं काटता। तुम वो भी तो पर्सनल के लिए ना? आता है ना। उससे प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट हुआ। शाहरुख खान आएगा तुम्हारी शादी में? अरे तो शाहरुख खान अगर डांस जब करेगा तो शाहरुख खान, हाँ, तो शाहरुख खान का नाम लो, सेलिब्रिटी लोग जैसा लो। पर्सनल आएगा ही नहीं। हाँ, तो उसके लिए तो प्रोफेशनल है ना, अपनी पैसे देने से आ जाता है, सबसे बात। दो 7-8 करोड़ दे दो, आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो शाहरुख खान तुम्हें कौन सा लगा? वो कोई भी स्टार है, टिकटॉक स्टार है, वो पैसा के लेके आओ जाओगे, पैसे थोड़ी है वो, बुलाने कुछ भी। 7 करोड़ मिनिमम बोल रहा हूँ, और पूरा होल नाइट का प्रोग्राम है तो बजट कुछ और हो। ठीक है, होता है ऐसा। मुकेश अंबानी का जो लड़की का शादी होता, शाहरुख खान गए थे वहां पे, उनके लिए 7 करोड़ क्या है? चिल्लर है। मुकेश अंबानी के 7 करोड़ रुपए क्या है? तुम रतन टाटा जी को बोला ये परफॉर्मेंस में 7 करोड़ रुपए चाहिए, तो रतन टाटा को फील ही नहीं आएगी। 7 करोड़ ठीक है, वो फेमस है, ठीक है। अब हैसियत से वही बात है ना, ऑल दैट। तो दुबई में जितना ग्रैंड शादी होता है उससे जाते हैं लोग। शाहरुख खान का आधा सोर्स ऑफ पैसा तो वही से आता है। इवन एक इंटरव्यू में शाहरुख खान बोला भी था कि पता नहीं कितना सच है कि वो फिल्म से पैसा नहीं लेता। बोला था एक इंटरव्यू में, बोला था कि वो फिल्म से पैसा नहीं लेता, मतलब अगर कुछ बच जाता तो भाई साहब लेता है। तो पैसा कहाँ से लेता है? तो पैसा लेता है जितना सब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लाइव शो जितना करते हैं, एंकरिंग जितना करते हैं, उससे वो पैसा लेता है, बहुत ज्यादा ही लेता है। ठीक है, दुबई का जो प्रिंस है उससे ज्यादा नेटवर्क उसका है। तो शाहरुख खान इज नॉट अर्निंग फ्रॉम द मूवीज एंड ऑल दैट, उसका और भी बिजनेस भी है। तो टोटल आदमी ने सवाल किया उससे कि आप शाहरुख सलमान आमिर तीनों एक मूवी में दिख सकते हो कि नहीं, तो बोला अगर अफोर्ड कर सकते हो तीनों के एक साथ तो कर तो दो। वो तो मजाक वाला के पूछ लिया, ठीक है, वैसे वो तो कोई बात नहीं है। तो शाहरुख खान का नेटवर्क जो खाली मूवी से नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू द मूवी और भी बिजनेस भी है। बच्चन साहब और उससे फ्लॉप, मतलब बच्चन साहब और उससे एक ही डिफरेंस है, बच्चन से ही बिजनेस करने गए थे, उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया था। अभी बच्चन साहब का भी हिस्ट्री पढ़ने का भी तो देखना, उन्होंने एक कंपनी खोला था EBCL बोल, अमिताभ बच्चन कंपनी लिमिटेड बोल, जो बहुत सारा फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था, बहुत सारा मूवीज भी प्रमोट किया था, ये किया था। तो उनका वो लॉस हुआ था, शाहरुख खान का सब प्रॉफिट हो गया। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। बहुत सारा बिजनेस है उसका, तो एंटरटेनमेंट, मतलब वो तो मूवी के लिए है, और भी वो दूसरे जैसे बिजनेस में इंगेज। वो जो फ्रेंचाइजी जो KKR वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है ना, उसी का ही है, ज्यादा स्टेक उसी का ही है। ठीक है, नहीं, तो ये होता है ब्रांड वैल्यू ऑल दैट। तो भाई साहब ऐसा ज्यादा एकदम ही मत लेना, अगर किसी का नाम यूज करना तो पहले पूछ लेना, यूज करूँ तो पैसे देगा, तो जो ब्रांड बना है तो आप फंस जाओ क्रिमिनल ऑफेंस से। तो गाइस, सबसे पहले ये बात है कि हम लोग को ये चीज समझना था, तो भाई ये समझ गए। रॉयल्टी का मतलब समझ पाए आप लोग? तो गाना गाने पे जो पैसा मिल रहा है वो रॉयल्टी नहीं है। आपका जो कॉपीराइट है, हर एक एल्बम को रिलीज करता है तो उसका एक म्यूजिक टैग आता है, जैसे कि T-Series हो गया, आपको पता होगा, वो छोड़ के सोनी म्यूजिक हो गया, जी म्यूजिक कंपनी हो गया, यूनिवर्सल हो गया, पेन म्यूजिक हो गया, तो बहुत सारा म्यूजिक कंपनीज है। तो जिसका साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉपीराइट उसी का रहेगा। मतलब आज भी
किशोर कुमार जी का फैमिली को आज भी पैसे मिलता है, मोहम्मद रफी साहब का फैमिली को आज भी पैसा मिलता है। क्यों? उनका गाना जितना बार आप रिलीज करोगे, चाहे वो रीमेक बना के हो या उसका बोल यूज करके हो या जो भी करके हो, पैसा उनको फैमिली में जाना चाहिए, कॉपीराइट है उन लोग। समझ में आया बात? तो ये सेक्शन कहाँ डील करे, क्लियर हुआ? फिर हम लोग को 5 सवाल का जवाब जो हम लोग ढूंढते हैं, क्या क्या, और पेयर कौन है, पेई कौन है, रेट क्या है, ऑल दैट। फिर हम लोग 2-4 एक्स्ट्रा बात भी कर लेते हैं, मतलब कैसे क्या ऑपरेट करा। अच्छा, ऑडिटर फीस कहाँ आएगा? ऑडिटर फीस कहाँ कैसे आएगा? कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑडिट जब होता है, ऑडिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बाहर में क्या कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ में आएगा? टीडीएस 184 जे में आएगा। क्यों? कोई भी ऑडिटर बन जाएगा, इक्वालिटी दिखनी चाहिए, क्वालिफाइड फी होना चाहिए, तब जाके साइनिंग होगा, साइन का वैल्यू होगा। लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका, क्या होगा? 182 सी 182 जे पक्का। क्यों? जॉली के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों? टीडीएस काटना है पक्का। तो जॉली का टीडीएस काट लिया था ना वो चाचा ने, 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट को 3,000 रुपए दिया था, ठीक है? तो समझ से करना, जॉली बहुत होशियार है, ठीक है? एनीवे, तो गाइस सी और जे डिफरेंस आ गया। बस एक चीज मैं आपको बोलूंगा, सपोज वासिम, ठीक है, वासिम जॉली को हायर किया, किस केस के लिए हायर किया? इसे पर्सनल केस है। क्या केस है? एक किसी के साथ फ्रॉड किया, मान लो, ठीक है, और ये इसके नाम से केस चल रहा है, वो पर्सनल है मतलब, ठीक है, और ये जॉली पे अपॉइंट किया, जॉली की फीस है 1 लाख रुपए। तो जब ये जॉली को फीस देगा 1 लाख रुपए, तो क्या टीडीएस काटेगा? मतलब ऑडिट टैक्स ऑडिट नहीं, ऑडिट मतलब हाँ, ऑडिट हुआ है इससे, बहुत पैसे, इसलिए फ्रॉड किया, ठीक है। हाँ, तो ये भाई टीडीएस काटेगा? लास्ट ईयर हुआ है, टैक्स रेट हुआ है। आंसर इज, रीजन क्या था लॉयर को अपॉइंट करना? बिजनेस रीजन था कि पर्सनल रीजन? तो कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी अगर पर्सनल का हो, चाहे वो लॉयर के साथ हो या ऑडिटर के साथ हो, किसी के साथ हो, टीडीएस की नो टीडीएस, नो। क्लियर? सौरभ क्लियर? तुम्हारा नाम क्या है? स्वप्नाशीष, ओके, क्लियर है सर? तो गाइस पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है एकदम पूरा? स्वप्नाशीष मतलब सपने से जो आशीर्वाद मिलता है, आशीष मतलब तो आशीर्वाद है ना? नाम बहुत इंटरेस्टिंग है आपका, यही मीनिंग है क्या आपका नाम का? आशीष मतलब तो ब्लेसिंग्स होता है, हाँ, आशीष मतलब तो ब्लेसिंग होता है, और सपना मतलब ड्रीम, तो ड्रीम में जो ब्लेसिंग मिलता है, बढ़िया है सर, बहुत मीनिंगफुल लगे। एनीवे, तो गाइस लिख लेते इस चीज को 5 फटाफट, चलो 5 बातें लिख लेते। तुम लोग ये सब जो डिस्कशन कर रहे हैं इसका संभाल लोगे ना, इसका केस अगर आए तो। देखो मार्केट में रेट पता करना कोई बड़ी बात है नहीं, अब टाइप पर इंटरनेट पे रेट पता चल जाए, लेकिन आप लोग को समझना चाहिए कब 194 जे के लिए लड़ना है, कब 194 सी के लिए लड़ना है, कब इसके लिए लड़ना है। तो उसके लिए जितना सारा रेफरेंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये रेफरेंस आपको हेल्प करेगा, ठीक है? आइए शुरू करते हैं करके। सबसे पहले क्या है सर हम लोग का? पेयर। फिर क्या हम लोग का? पेई। फिर रेट, फिर प्राइस। देखो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो पेयर कौन होगा? एनी पेयर अदर देन, ये तो लाइन तो ध्यान में आ गया ना हम लोग का, हाँ? उसके बाद
हेलो सर, हेलो। हाँ बोलो। आवाज बंद किए थे क्या? हाँ हम कुछ बोल नहीं रहे थे सर। बोलो। ये सब तो कॉमन लाइन है ना जो हम लोग लिख लेते हैं। ओके सर, इसमें कोई क्वेरी है पूछ लो आप लोग का। आई थिंक ये पॉइंट तो हम लोग कई दफा लिख चुके हैं, खाली इसमें रेट और परसेंटेज चेंज हो गया ना। वो कॉन्ट्रैक्ट में किया था 30,000 पर बिल था ना, यहाँ पे 30,000 क्या होगा पर एनम हो गया, और रेट कितना हो गया हम लोग के यहाँ पे, इट्स 10%। ठीक है, दे रहे तो मुझसे बात करो ना गाइस। इस वाले बोले रेट को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? ये इंटरप्रेट कर लोगे सारा पांचों का पांचों पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम इधर आओ, इधर आके बैठो। उधर उधर का तुम उधर का बात करो, वैसे बोलो उधर का बात करो। क्या लगे उधर जो वो जो उधर जो क्या होगा? अच्छा नोट्स। ओके तो गाइज ध्यान से सुन लो। यहाँ पे दो चार पेचीदा केस है यहाँ पे जो हम लोग को डिस्कस करने हैं अभी। क्या पेचीदा केस है? तो सबसे पहले सर पेचीदा केस ये है कि ऑडिट फीस में कॉन्सेप्ट होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। सर फिर से बोलिए एक बार। ऑडिट फीस में कॉन्सेप्ट होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ऑडिटर बहुत सारा खर्चा क्या करता है, पहले खुद कर लेते हैं, उसके बाद रीइंबर्स करवा लेते हैं। और मैं बोलूं, ऑडिटर क्या करते हैं, सबसे पहले पैसा हाँ सर। खुद खर्चा कर लेते हैं, बाद में क्या करते हैं, रीइंबर्स कर देते हैं। मतलब सपोज मान लो कोई ऑडिटर अपना टीम के साथ ऑडिट करने गया, कहाँ गया? आउटसाइड कैलकाटा, आउटसाइड स्टेशन गया। तो एयरपोर्ट से क्लाइंट का ऑफिस जाने तक, फिर क्लाइंट का ऑफिस से बाहर थोड़ा घूमने का, खाना पीना खर्चा तो लगता है। तो क्लाइंट बोल रहे थे कि सर आपका जितना खर्चा हो सारा बिल आप रख लीजिए, सारा बिल जो है आप रख लीजिए, फिर वो बिल जाने से पहले अकाउंट टीम को दे दीजिएगा। अकाउंट टीम क्या कर देगा आपको, वो इनकैश कर देगा। अकाउंट टीम क्या करेगा आपको, वो इनकैश कर देगा। इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट कर। मतलब मेरा मान लो खाना पीने का 2,000 खर्चा हुआ, ओला उबेर का फेयर लग गया मान लो 1,000 रुपए, टोटल मेरा 3,000 का बिल बन गया अपार्ट फ्रॉम द ऑडिट। तो 3,000 पैसे कौन देगा? कायदे से किसको देना है? क्लाइंट को देना है। उसके लिए खर्चा हुआ है, मैं अपने जैसे थोड़ी दूं, क्लाइंट देगा ना। तो क्लाइंट अगर ये खर्च अगर करेगा तो क्लाइंट को उसके लिए मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। तो ऑडिटर कैसे दिखाते हैं मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो ऑडिटर जब बिल रेस करते हो तो बिल मान लो इस तरह का रेस करता है। किस तरह का रेस करते हो सर? मान लो 1 लाख उसका ऑडिट फीस है, और उसके बाद वो 20,000 ऐसा दिखाता है। क्या लिख के दिखाता है? बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। क्या बोलता है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 1,20,000 हो जाएगा। क्वेश्चन ये आ रहा है सर टीडीएस कौन सा अमाउंट के ऊपर काटे? तो क्लाइंट को तो मन करेगा कि टीडीएस 1,20,000 के ऊपर ही काटे, क्योंकि बिल टोटल 1,20,000 का हुआ है। लेकिन आज अगर ऑडिटर ये 20,000 का पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है कि ये रीइंबर्स हो रहा है। रीइंबर्स मतलब पहले ऑडिटर अपने जेब से दिया, उसके बाद क्लाइंट उसको बैक कर दिया। रीइंबर्स समझ हो ना? जो सेल्स और मार्केटिंग में काम करते हैं, जिन लोग का बाइक या 4 व्हीलर दरकार होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग का ऐसा ऑप्शन होता है कि पेट्रोल का जो खर्चा है पहले आप अपने हिसाब से दे दो, फिर पेट्रोल का जो बिल है वो बिल कंपनी को देके पेट्रोल का रिइंबर्स करवा लो। ऐसा रहता है। बहुत सारा कंपनी फिक्स कर देते हैं कि 100 रुपीज करके आपको मिलेगा, कम ज्यादा जो भी हो। और बहुत कंपनी बोलते नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जितना पेट्रोल लगता है आप दे दो, मैं करवा दूंगा।
तो रीइंबर्समेंट का मतलब समझ में आया? कि पहले आप अपने जेब से दे रहे हो, फिर बाद में क्या हो रहा है, आपका पैसा मनी बैक मिला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रीइंबर्स। तो क्या हो गया हम लोग का? रीइंबर्स हो गया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये 20,000 के ऊपर का टीडीएस काटना चाहिए? अगर क्या करेगा? हाँ, अच्छा, एकदम सही बात है। अगर ये 20,000 का प्रॉपर बिलिंग दे रहा है ऑडिटर, तो 20,000 के ऊपर टीडीएस नहीं काटेगा। मतलब ऑडिटर को प्रूव करना पड़ेगा, हाँ 20,000 उससे खर्चा हुआ है, ऐसा ऊपर ऊपर नहीं बोल रहे, उसका खर्चा हुआ है जिन्हें, तो 20,000 के ऊपर टीडीएस की नो टीडीएस, नो टीडीएस। समझ में आया बात? तो हम लोग कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है? क्लियर हुआ है वाला पार्ट? यस नो? तो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? ऑनलाइन वालों समझ में आया आप लोग को? तो लिख लो, इन केस ऑफ ऑडिट फीस out of then no TDS on such reimbursement. Such amount of such expense. क्या समझ में आया आप लोग को? तभी होगा। आगे बढ़े, क्लियर हुए वाला पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? सर नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का डायरेक्टर फीस। सर ये क्या होता है? सुनो ध्यान से, डायरेक्टर फीस क्या होता है? पहले बोलो, डायरेक्टर कौन होता है? कंपनी का मालिक होता है कि कंपनी का ऑपरेट करता है? क्या लगता है, एक कंपनी का ऑपरेट कौन करता है? कंपनी के डायरेक्टर्स लोग करते हैं। कोई भी कंपनी का ऑपरेशन पार्ट कौन संभालता है? डायरेक्टर लोग संभालते हैं, एमडी, सीईओ, सीएफओ, सब लोग। एमसीए 21 बोल के एक प्रोजेक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां पे ये बोला गया है कि देखो, डायरेक्टर को अगर आप कोई भी चीज पूछोगे कि सर हम लोग को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, कंपनी के खिलाफ अगर शिकायत करोगे डायरेक्टर के पास, क्या डायरेक्टर सुनेगा? एक बात बताओ, पहले सिचुएशन को समझा करो, उसके बाद देखो। प्रोविजन मेरा ऑनलाइन का है, बोलूंगा तो एक लाइन में खत्म हो जाए, बट मेरा ऑलवेज ही स्टूडेंट को मेरा कन्फ्यूज करने की कोशिश रहता है कि हर एक प्रोविजन के पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर होता है, मतलब रीजन छुपा हुआ रहता है। दैट्स व्हाई प्रोविजन बना है। बिना सोचे समझे आज तक इंडिया में कोई कानून नहीं बना है, लॉजिक होता है। तो लॉजिक आपको पहले ढूंढना है। लॉजिक भी रॉकेट साइंस वाला दिमाग लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करने से हो जाएगा। जैसे सर आज एक कंपनी को ऑपरेट कौन करते? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर कंपनी कौन होते हैं? एम्प्लॉय होता है। शेयर होल्डर कौन होते हैं? आउटसाइडर होता है। शेयर होल्डर आउटसाइडर होता है। अगर मुझे लगा कि मेरा पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है कंपनी में, मतलब हमने जो प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल बोले थे वो प्रोजेक्ट यूज नहीं हुआ, कुछ और हो रहा है, तो मेरा बात कौन सुनेगा? मैं डायरेक्टर के पास कंप्लेन करूंगा, क्या डायरेक्टर मेरा बात सुनेगा? क्या चाहिए मेरा? सर वो ज्यादा से ज्यादा आपको बोलेगा ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ इट, बट वो कभी केयर नहीं। क्यों? वो एम्प्लॉई है, कंपनी का एम्प्लॉई है। वो अदर मूवी देखो आप लोग, आया था ना 2016 में इमरान हाशमी का, उसका जो क्लाइमैक्स सीन था, अजहर को जो उस टाइम पे छोड़ दिया गया था, तो कौन से बेसिस पे छोड़ दिया गया था पता है? जो कमिटी ने, बीसीसीआई ने जो कमिटी फ्रेम किया था, चंद्रचूड़ कमिटी जिसका नाम दिया गया था, वो कमिटी बीसीसीआई ने फ्रेम किया था, ओके? और सैलरी भी बीसीसीआई नहीं दे रहा था। तो अजहर का जो लॉयर था उसका यही कहना था कि अगर आज हम कोई कमिटी फ्रेम कर रहे हैं और पैसा अगर हम ही उसको दे रहे हैं, तो वो जजमेंट किसके फेवर में देगा? मेरे खिलाफ देगा कि मेरे फेवर में देगा? तो कमिटी में ऐसा लोग डालो जो न्यूट्रल हो। और सबसे बड़ी बात, सैलरी तो आप एकदम भी मत दो उन लोग को, क्योंकि आप अगर उन लोग को पैसा दोगे तो ऑलवेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसके ऊपर डोमिनेट कर ही लोगे। तो उसका लॉयर का सबसे पहले यही कहना था कि जो कमिटी बनाया गया है
वो कमिटी नाल एंड वॉइड है, बिकॉज कमिटी सही से बनाया नहीं गया था। तो आज अगर आप डायरेक्टर के पास अगर जाओगे उन लोगों को शिकायत लेके, तो डायरेक्टर नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को पता है कि अगर कंपनी के खिलाफ हो जाएगा तो अपना जॉब गवा में बैठे। तो लेकिन शेयर होल्डर का तो राइट तो होना चाहिए, भाई पैसा मेरा डूब रहा है तो मेरा तो सर्वाइवल होना चाहिए। तब जाके एमसीए 21 ये प्रपोज रखा था कि हर एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक परसेंटेज ऑफ डायरेक्टर ऐसा रहेगा जो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं रहेगा। जो कंपनी का कौन नहीं रहेगा? जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं रहेगा। तो उस डायरेक्टर को हम लोग बोलते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये लोग को सैलरी नहीं मिलता, ये लोग को कंपनी से सैलरी नहीं मिलता। सैलरी क्यों मिलेगा? सैलरी नहीं मिलता बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉय। बिकॉज एम्प्लॉय कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता, एम्प्लॉय कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकते। क्यों? ऑलवेज बायस ही रहेगा। फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट। तो आज ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉय की कंपनी का इंडिपेंडेंट है, कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट है, इन लोग को सैलरी नहीं मिलती। लोग क्या मिलता है? फीस मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर फीस। तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अलग होता है, डायरेक्टर फीस अलग होता है। और इन लोग को फीस तभी होगा जब इन लोग को बुलाओगे आप। तो इन लोग को सर कब बुलाएंगे? इन लोग को बुलाना होता है जब बोर्ड मीटिंग होता है। तो बोर्ड मीटिंग में आके ये लोग किसके फेवर में बात करेगा पता है? ये लोग शेयर होल्डर के फेवर में बात करेंगे या ऑडिटर कंपनी नाइंसाफी कर रहा है, कंपनी जिसका बात नहीं मान रहा है उन लोग का दुख दर्द सुनेगा। आज सीबीआई लोग क्यों बोलते हैं? कोई भी चीज होता है इंडिया में, अर्नब गोस्वामी किस चीज का मांग करता है? दीदी किस चीज का मांग करता है? मोदी जी नहीं करेगा, सेंट्रल को ही है। जब वो कभी ऑपोजिशन में आएगा तो भी मांग करेगा। राहुल जी किस चीज का मांग करेगा? कौन है सीबीआई? कहां से आते हैं सीबीआई? कौन है सीबीआई? क्या बाजीराव सिंघा में हो वहां पे? एसवी पद्मवन है? कौन है वहां पे? सर वहां पे कोई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जुडिशन में नहीं आता है, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है। आरबीआई किसके कंट्रोल में आता है? आरबीआई किसी कंट्रोल में नहीं आता है। आरबीआई इज द ऑटोनोमस बॉडी। क्या आरबीआई मिनिस्टर फाइनेंस के अंदर आता है? अगर आता है तो नोटबंदी पहले से पता होना चाहिए था। गेटिंग माय पॉइंट? तो आरबीआई तो नॉट कमिंग अंडर द ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये ऑटोनोमस बॉडी के ऊपर लोग भरोसा क्यों दिखाते हैं? लोग इसलिए भरोसा दिखाते हैं कि अगर वही जॉली जी का वो जज का डायलॉग, अगर पुलिस इसका बात नहीं मानेगा, सरकार इसका बात नहीं मानेगा तो कोर्ट मानेगा। ये बोला था ना वो डायलॉग कुछ इस तरीके से। तो आज सीबीआई के पास लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज सीबीआई मानते हैं कि वो न्यूट्रल है। लोग को बिकॉज वो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है ना तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। तो कंपनी में अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हो गया तो आपको पता है आपको कुछ होने वाला है। क्यों? वो कंपनी के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बंदा दिख गया जो कंपनी का कंट्रोल में नहीं है बट कंपनी में बोलने की हिम्मत रखता है, तो आपको मन में थोड़ा सा उम्मीद से किरण जाएगा ना, ये बंदा कुछ करेगा मेरे लिए। तो उसी बंदे को बोला जाता है, या बंदी को बोला जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब मान लो रतन टाटा जी किसी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और तुम जाकर रतन टाटा जी के सामने बोलो कि सर मेरा ये बात मान नहीं रहा है, तो कंपनी का रतन टाटा जी के साथ सेटअप खेलेगा कि टाटा जी कितना पैसा लोगों चुप होने के लिए? टाटा जी तेरा खानदान खरीद लूं मैं, पूरा पैसा इतना है मेरा। सही बात है। अगर वो जिस कंपनी में जाएगा तो कितना पार्ट सेटिंग फीस कितना होगा? वो बोलेगा देख मैं इंटरेस्ट के लिए आया हूँ, अगर लोगों के साथ नाइंसाफी ना, उसको पैसा देने की हिम्मत किसको होगा? भाई मुकेश अंबानी को तुम ब्राइब देने जा रहे हो, क्या अंबानी साहब चुप हो जाइए? तो बोलेगा भाई क्या मदद चाहिए? तो इसलिए इन लोगों को आना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है कंपनी का, ये जो लोग होता है, ये कंपनी क्या नहीं होता, एम्प्लॉय नहीं होता। ये कौन होता है? इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। इन लोग क्या मिलता है? इन लोग को फीस मिलता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर फीस। कब मिलेगा? जब जो मीटिंग में अटेंड करे। अब रतन टाटा जी अगर कोई कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है तो कितना फीस चेक है? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है? वो बोलेगा यार तुम्हें चाहिए तो बोलो हम दे रहे हैं। तो वो क्यों आएंगे सर? वही शेयर होल्डर को सपोर्ट करने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए। तो शगुन के लिए कुछ तो लेना पड़ता है। तो लॉ ये बोलता है कि अगर डायरेक्टर लोग को 1 रुपए भी आप दे रहे हो शगुन का, शगुन समझते हो ना? शगुन क्या होता है? आशीर्वाद के लिए जो दिया जाता है इंडिया में, तो कल्चर है ना शगुन। 11 रुपए का शगुन बहुत पॉपुलर इंडिया में, कस्टम है। तो अगर डायरेक्टर को शगुन के लिए कुछ भी दे रहे हो आप, TDS काट के देना पड़ेगा।
कुछ एक डायरेक्टर होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, उन लोग कुछ नहीं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम पे जाना है। टोटल डायरेक्टर का 2% होना चाहिए। अगर 20 डायरेक्टर है, 4 ऐसे डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट। ठीक है, वो 4 डायरेक्टर क्या करेगा, शेयर होल्डर का, ऑडिटर का, या जो लोग के साथ लग रहा है 9 से भी हो रहा है, उन लोग का फेवर में बोलेगा। तो सर बोर्ड मानेगा? मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। क्यों? गलत कर रहे हो आप, नहीं तो ऑडिट में गलत रिपोर्ट जाएगा, फंसोगे आप। रीडिंग माय पॉइंट। तो गाइस पॉइंट क्या है, टीडीएस के व्यूअर्स है, टीडीएस के व्यूअर्स से पॉइंट बहुत ही सिंपल है। आप देखा डायरेक्टर लोग को कुछ भी पैसा मिल रहा है, कुछ भी पैसा मिल रहा है, 1 रुपए क्यों ना मिले शगुन का, वो भी टीडीएस काट के मिलेगा। मतलब ये जो 30,000 का लिमिट है, ये डायरेक्टर फीस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। ये 30,000 फीस है, डायरेक्टर फीस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया? तो ऑल में ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये सब बात आपको समझ में आया? यस नो? जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन Yes, जुड़े हो sir. प्लीज कंफर्म। तो डायरेक्टर फीस समझ में आप लोग को, फीस समझ में आया? तो डायरेक्टर फीस किसको मिलता है? जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। क्यों मिलेगा? क्यों? बैठने के लिए मीटिंग में सीटिंग फीस बोलते हैं। तो मान लो रतन जी किसी कंपनी के से 1 रुपए ले रहा है, शगुन का 1 रुपए, कोई नहीं ले रहा तो चलो, बट 1 रुपए शगुन के लिए ले रहा है, तो क्या टीडीएस काटा जाएगा? लॉ के हिसाब से काटा जाएगा, तो 70 पैसे मिलेगा। फ्रीडम ट्रांसफर, रतन जी माफ कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो गाइस डायरेक्टर फीस के ऊपर क्या टीडीएस काटेगा? कितना? 10% काटेगा। कोई लिमिट देखा जाएगा उधर लिमिट? तो लिख दे रहा हूँ, डायरेक्टर फीस इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस irrespective of amount। कोई परसेंटेज क्यों देगा? मतलब कोई यहाँ पे वो नहीं होगा। ठीक है, साथ साथ है हम लोग, आगे बढ़े। लास्ट, इस स्टेटमेंट का लास्ट पार्ट। सर क्या लास्ट पार्ट है? सुन लो ध्यान से। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल, पहले बोले 2 एग्जाम्पल समझ में आया आप लोग को? देखो 194 जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या था? पेयर कौन है? बताओ यार, कौन पेयर है? राहुल कौन पेयर है? सबको ये 2 जन को छोड़ के। कौन सा 2 जन छोड़ के? इंडिविजुअल है, जिसका लास्ट ईयर क्या नहीं हुआ है, जिसका लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है, टैक्स ऑडिट नहीं होता। दैट नंबर 1। टीडीएस एक क्रिटिकल एक्सेप्शन में आएगा, सिर्फ मॉरिस दैट कमेंट्स क्यों नहीं आएगा? ये तो विदेशी है, ब्लैक के लिए आएगा इसमें। अनिल कुंबले सब आएगा, पंजाब का ये बना है ना टेक्निकल डायरेक्टर, तो जो देसी है सब यहाँ पे आएगा, विदेशी लोग अलग से उसमें जाएगा। डन। और कितना मन तक नहीं काटना है? 30,000 लिखा हुआ है, देख के बताओ भाई। सर कितना मन तक नहीं काटना है? 30,000 पूरा बिल का, साल का, पूरा साल का बिल का नहीं, सीधे बिल का था, इसमें पूरा साल का। गुड। रेट बता दो। 2.5 का आज के सब क्या हो गया? 10 नॉर्मल। ठीक है, कब करना है? at the time of making payment or crediting party। वेरी गुड। ऑनलाइन जब पेमेंट करेंगे या क्रेडिट करोगे, ड्यू एंट्री और पेमेंट एंट्री व्हिचएवर इज अर्लियर। डन। फिर हम लोग 2 एक्सेप्शन पार्ट पढ़ लिए अभी। पहला एक्सेप्शन क्या है सर? पहला एक्सेप्शन है कि ऑडिट फीस में कॉन्सेप्ट होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। पहले आप लोग बोला आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का मीनिंग समझ में आया आप लोग का? क्या है ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस? क्या बोलो सर? आने जाना बात है। आउट ऑफ पॉकेट, पॉकेट मतलब जेब, खुद का जेब से जो पैसा खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। तो ऑडिट में ऐसा खर्चा होता है? हाँ होता है। ऑडिटर अपना 2 बंदे को लेके गया ऑडिट करने में। एक बंदा मान लो वासिम था, ये हैदराबाद में जाकर हैदराबादी बिरयानी खाने का जिद कर रहा है, तो फील नहीं आएगा तो ऑडिट नहीं करेंगे। खिला दिए इसको हैदराबादी बिरयानी, जूस पीने का मन किया, पिला दिए सब। मुझे पता है पी लो, जितना खाना खा लो, पैसे तो क्लाइंट देगा।
मेरा क्या, ठीक है अभी। यस सर। तो पैसा कौन देगा, पैसा क्लाइंट देगा। तो जब मैं क्लाइंट से बिल इशू करूंगा तो क्लाइंट को बोलूंगा देखिए सर, खाली तो हैदराबाद आना जाना नहीं था, आके यहाँ पे रहना भी था, थोड़ा शहर घूमना भी था, ठीक है। तो हम लोग का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का जो पार्ट है ये इतना है, अब इसको पैसा इनकम करा दीजिए। मतलब मेरा जो फीस है वो तो मैं लिख दिया, और ये जितना सारा इधर उधर खर्चा हो उसका भी बिल सबमिट कर दिया, तो क्लाइंट पूरा पैसा दे देगा। बात तो ही हुआ था। तो मेरा बिल हुआ 1 लाख का, और 20,000 में इधर उधर खर्चा का बिल में दे दिया, तो क्लाइंट मुझे कितना पे करेगा, 1,20,000 पे करेगा। टीडीएस कौन सा अमाउंट के ऊपर करेगा, 1 लाख टू 1,20,000, एंड आंसर इज 1 लाख। क्यों 1 लाख, क्योंकि 20,000 जो था वो क्या था, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस था। अगर वो सेपरेटली शो होता है तो नो टीडीएस। मान लो मैं सब झमेले में गया ही नहीं हूँ, 1,20,000 से बिल इशू करके छोड़ दिया, तब 1,20,000 पर कट जाएगा। क्लियर, ऑनलाइन वालों क्लियर एकदम पूरे पार्ट, यस नो? यस सर। ओके Yes, sir. मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सर डायरेक्टर की बात हो रहा था, रतन टाटा जी। रतन टाटा जी रिटायर कर गए ना अभी। टाटा का चेयरमैन कौन है अभी, मिस्त्री साहब है ना। ऐसा देख रहे सब, तुम इधर हो, तुम इधर हो, तो मना किए बात सब लोग देख रहे, तो तुम लोग क्लास में कैसा बिहेव करते हो, सब लोग कुछ बाहर वालों क्यों दिखा रहे हो। लिबर्टी लो ठीक है, बट सर्टेन लिमिट तक तो लो। क्या रतन टाटा साहब टाटा ग्रुप के चेयरमैन है कि रिटायर कर चुके, टाटा मिस्त्री है ना अभी, कौन है टाटा ग्रुप को चेयरमैन, कौन टाटा मिस्त्री तो होगा शायद। तो सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब पहले समझ में आया, बोलो आप लोग कौन है वो। पंछी है, उड़ जाएगा, आजाद है, जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, जिसको कंपनी में अपॉइंट किया गया है। ओके अच्छा, ये अपॉइंट करना ऑप्शनल है, मन किया तो अपॉइंट कर लिया, मन नहीं तो आउट ही कंपलसरी है भैया। पब्लिक कंपनी है ना, तो कंपलसरी है, करना पड़ेगा। ये क्यों आएगा, सेल्फी लेने के लिए, क्या करने के लिए आएगा, आसान देने के लिए, आरडीएक्स है, सब करने के लिए आएगा। सर जो लोग परेशान है किन से, कंपनी से, जो शेयर होल्डर, जो ऑडिटर, मान लो तुम लोग ऑडिटर हो, तुम्हें ऑडिट फीस नहीं दे रहा है कंपनी, क्या करोगे, धरना में बैठ जाओगे, अर्नब गोस्वामी बुला लोगे, कुछ भी अर्नब गोस्वामी ऐसा करेगा, ऐसा होगा, किसी के पास बोलना पड़ेगा। तो कंपनी के पास बोल रहे हो तो कंपनी सुन नहीं दे रहा है, तो तुम्हारा बात कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुनेगा कि देखिए सर हम लोग को बुलाएगा तो ऑडिट के लिए हम सब कर दिया, पैसा नहीं दे रहा है, मजाक चल रहा है, बोल दो स्टॉक मार्केट में न्यूज, अगले दिन स्टॉक गिरेगा। तुम ये सब बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेगा तो बहुत कुछ होगा। अगर कंपनी ऑडिटर का पैसा खा रहा है, ये बात खाली स्टॉक मार्केट में आएगा न्यूज, एक दिन के लिए आएगा, अगले दिन स्टॉक पर रिवर्स हो जाएगा। एग्जाम का नोटिस आ गया है, जिसको एग्जाम देना होगा देख लेना नोटिस, ठीक है। एग्जाम सबाई के सब क्लास तारीख 27 28 नोटिस तो रहते खाते नाम लिखे देगा तुम्हारे, समझ में आया बात। तो सर ये सब बात कौन सुनेगा, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुनेगा। तो फ्री में सुनेगा कि पैसा लगेगा, कौन देगा पैसा, कंपनी देगा। वो पैसे का नाम क्या है, डायरेक्टर फीस। तो मान लो कोई डायरेक्टर को फीस नहीं चाहिए, मुकेश अंबानी जी रिटायर कर गया, अब उनको कोल इंडिया का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना था, तो मोदी जी मना करेगा कि मुकेश जी नहीं बनेगा। अरे यार बोलेगा आइए आप ही उधर का था। तो कोल इंडिया कितना पैसा देगा मुकेश अंबानी जी को, सर पर मीटिंग 1 लाख रुपए मंजूर है। मुकेश अंबानी बोले 1 लाख क्या करो, तब जगह फील आएगा ना उनके 1 लाख उनके लिए क्या है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं फ्री में कर दूंगा, पैसा क्या बात है, पैसा ही पैसा है। तो अगर शगुन के लिए कोल इंडिया 1 रुपए दे रहा है, किनको, अंबानी साहब को, क्या टीडीएस काटा जाएगा, हाँ 10% कटेगा तो 90% उनको मिलेगा। मतलब डायरेक्टर फीस के ऊपर वो जो 30,000 का जो लिमिट है, वो लिमिट एप्लीकेबल। क्लियर, अब लास्ट एग्जांपल, फ्रैंचाइजी का मतलब समझते हो क्या है, हाँ क्या मतलब क्या है। अच्छा क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com नाम सुने हो ना, क्या है ये सब, बुकिंग साइट है जहाँ सब लोग हॉलीडे ट्रिप, फ्लाइट, रेल सब कर सकते हो। IRCTC, अच्छा IRCTC रेलवे का नहीं है जितना मुझे पता है, रेलवे का थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है जो IRCTC के नाम पे चलाता है। मतलब
डायरेक्टली कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट ही वो लेता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा उसको पूरा नाम, IRCTC कैटरिंग एंड टूरिज्म ऐसा कुछ नाम, ठीक है। तो गाइस एक बात बताओ आप मुझे, आज इसलिए समझ में आ रहा है ना आपको, क्लियर ट्रिप कब मैं ओनर बन गया और तुम फ्रैंचाइजी लेना चाहते हो तो ले लो, बढ़िया है। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम क्लियर ट्रिप के नाम पे कुछ गड़बड़ कर रहे हो, मैं ओनर हूं, ठीक है, तुम लोग ओनर नहीं हो, तुम लोग फ्रैंचाइजी हो, और तुम क्लियर ट्रिप का फ्रैंचाइजी लिए कोई गड़बड़ कर दियो, क्या गड़बड़ कर दियो, मान लो किसी कस्टमर से बदतमीज से बात की हो, जैकी दादा की तरह बात की, अरे वीडियो कहाँ जाना है, इस तरीके से बात कर ली हो, तो नाम किससे खराब होगा? फ्रैंचाइजी को लोग नहीं जानते, लोग क्या बोलेगा पता है, लोग उसके सामने खड़े होकर इंस्टाग्राम स्टोरी बनाएगा, ये मैं हूँ, ये क्लियर ट्रिप है और ये मेरे से ट्वीट कर रहा है, ऐसा करके स्टोरी बनाएगा, नाम किससे खराब होगा? क्लियर ट्रिप ब्रांड से खराब होगा ना, कचरा जिसका होगा ब्रांड का होगा, तो फ्रैंचाइजी थोड़ी होगा। तो मैं क्या चाहूंगा, ऐसे अनप्रोफेशनल किसी को फ्रैंचाइजी दे दूं, मैं बोलूंगा भैया फ्रैंचाइजी में तो आपको दूंगा ही, बट पहला 1 साल ना मेरा बंदा आपको वहां रहेगा और आपको काम सिखाएगा। आप बोलोगे बढ़िया है, सुपर है, पूरा लाइफ टाइम के लिए रख लीजिए। हमने बोला रुको जरा, पूरा बात सुन लो, उसका जो सैलरी होगा वो आप दो। तब बोलोगे अच्छा तो करना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों? अगर तुम किसी के अरे गले को बिठा दियो और अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा बात बोलेगा, सीधा मेरा ब्रांड इफेक्ट होगा, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। तो मतलब आपको मुझे सपोर्ट देना होगा। सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रैंचाइजी सपोर्ट। क्या बोलते हैं? फ्रैंचाइजी सपोर्ट हर फ्रैंचाइजी को दिया जाता है। ICA का जितना सारा फ्रैंचाइजी है, नॉट ओनली इन कैलकाटा, आउटसाइड कैलकाटा ऑल्सो, सारा फ्रैंचाइजी सेंटर का जो फैकल्टी मेंबर्स है, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, हर एक को साल में 2 बार ICA बुला के, कोविड से पहले ICA बुला के ट्रेनिंग दिया जाता था। ACT के ऊपर, GST के ऊपर, टेली प्राइम के ऊपर, हर चीज के ऊपर ट्रेनिंग मिलता था। क्यों? ताकि ये लोग कुछ अर्न फंड ना पड़ा दे और ब्रांड की इमेज खराब ना हो। समझ रहे हो? तो ये ट्रेनिंग कौन कंडक्ट करा रहा है? ब्रांड ओनर कर रहा है। पैसा कौन देगा? पैसा फ्रैंचाइजी देगा। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंचाइजी सपोर्ट सर्विस। तो आज मान लो तुम लोग क्लियर ट्रिप का फ्रैंचाइजी ले लिए हो, आई एम द फ्रैंचाइजी ओनर, तुम लोग फ्रैंचाइजी ले लिए हो, तो 1 साल तक मेरा बंदा आपको वहां पे काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको मुझे 2 पैसा देना पड़ेगा। क्या पैसा? एक, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। क्यों शेयर ऑफ प्रॉफिट दोगे? क्योंकि वो रॉयल्टी है। और क्या देना पड़ेगा? और देना पड़ेगा, ये जो मेरा स्टाफ जो है उसको सैलरी भी आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो आपको जब मैं बिल इशू किया तो 30,000 का मैं फ्रैंचाइजी सपोर्ट का बिल इशू किया और 30,000 का मैं रॉयल्टी का बिल इशू किया। तो टोटल आप कितना पे कर रहे हो मुझे? 60, लेकिन 2 अलग अलग बिल पे। 30,000 बिल पे क्या है? फ्रैंचाइजी सपोर्ट है और 30,000 में क्या है? रॉयल्टी है। टोटल कितना पैसे दे रहे हो आप मुझे? 60। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सीरियस काटेगा? 60,000 का बिल हुआ टोटल। आई एम द क्लियर ट्रिप, आई एम द सिंगल, आप भी सिंगल हो। टोटल साल में, पूरा साल में आप मुझे 60,000 रुपए पे कर रहे हो। 30,000 तक लिमिट था, बट आप पे कितना कर रहा हूँ मुझे? 60,000। TDS की नो TDS? TDS की नो TDS? एंड द आंसर इज नो TDS। क्यों नो TDS? मुझे 30,000 का जो लिमिट है ना, ये 30 में बढ़ जाएगा। रॉयल्टी का 30 अलग है और प्रोफेशनल और टेक्निकल के लिए अलग है। तो यहाँ पे मैं 2 बिल इशू किया था ना, एक रॉयल्टी का बिल था और एक क्या बिल था? फ्रैंचाइजी सपोर्ट का बिल था। कमाल यार, 2 बिल इशू किए थे ना। सैलरी दे रहे हैं ना? सैलरी नहीं, वो बिल, सैलरी तो हम देंगे उसको, सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी हम देंगे, वो तो मेरे एम्प्लॉई है। सैलरी का जो खर्चा है वो पैसा, हाँ पैसा फ्रैंचाइजी देगा। सैलरी हम ही देते हैं। हाँ, सैलरी एक बार बोलने में क्यों नहीं आता? अरे भाई वो तो मैं काटूंगा जब तुम्हें मैं सैलरी पे करूंगा। हाँ, सैलरी उसमें दूंगा, पर तुम्हारा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट मैं अपने जैसे नहीं दूंगा, उससे पहले लूंगा, लेके फिर मैं तुम्हें दूंगा। तो वो जब मुझे देगा तब तो अलग रिलेशन है ना। तुम एम्प्लॉय मेरा हो, उसका नहीं हो। तुम एम्प्लॉय किसका हो? मेरा हो। जो तुम्हें भेजा गया ये तुम्हारा काम है, तो तुम्हारा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट में हम जैसे नहीं देंगे भाई। जब तक उसके पास हो वो कॉस्ट वो देगा। तो पहले मैं उससे बिल देके खर्चा ले लूंगा, फिर भाई मैं तुम्हारे अकाउंट में दे दूंगा। जब मैं दूंगा तो 182 में काटूंगा तुम्हारा, और वो जब मुझे देगा तब तो 182 जे केस होगा ना। तो भाई यहाँ पे 2 बिल है, कमान यहाँ पे 2 बिल की एक बिल है, 2 बिल है। आप 2 अलग अलग बिल, एक बिल किसके लिए था? रॉयल्टी के लिए, और एक बिल किसके लिए?
सैलरी नहीं, फ्रेंचाइजी Franchisee सपोर्ट के लिए बोल यार, सैलरी नहीं, सैलरी तो मैं दूंगा। वो लोग के लिए क्या, फ्रेंचाइजी सपोर्ट का, तो फ्रेंचाइजी सपोर्ट के लिए 30,000 लिमिट अलग है और रॉयल्टी के लिए 30,000 लिमिट अलग है। क्या दोनों 30,000 कॉस्ट किया? इसलिए नोट है। नो सर। तो ये 30,000 का जो लिमिट है, ये 30,000 का जो क्या है लिमिट है, ये सेपरेटली एप्लीकेबल हो सर। मजा आया, बोलो आंसर बोलो क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन पूछो, कंफर्म कर दो, ठीक है। राहुल जी बोलते हैं ना मजा आया, ठीक है। तो guys, हाँ वो स्पेशल बहुत मस्त था, मजा आया, ठीक है। अच्छा भाई, अगर 70 होगा, जो 70 हुआ उसके टाइम, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जो 30,000 का जो लिमिट है, ये 30,000 का लिमिट सेपरेटली एप्लीकेबल हो। किसके ऊपर सेपरेटली एप्लीकेबल होगा? रॉयल्टी के ऊपर 30,000 अलग है, और वो जो फीस पर प्रोपोर्शनल उस पर 30,000 अलग। क्लियर? जहाँ पे फीस क्रॉस करेगा सीधे कटेगा। तो चलिए लिखिए, तो 7 के लिए क्लाइंट आप तो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 30-30 अलग अलग होगा, सेपरेटली एप्लीकेबल होगा, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ বলো। ফ্র্যাঞ্চাইজি সাপোর্ট যখন পেমেন্ট করলো তখন টিডিএস কাটলো, মানে 30,000 অ্যাভাব হলো টিডিএস